Students, now we are going to discuss our next topic. The topic is meaning of hegemony. हेजेमनी मतलब वर्चस्व। आज दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो अपना हर जगह वर्चस्व मतलब अपनी ताकत को हर जगह दिखाना चाहते हैं। अगर आदमी की बात करें, हर आदमी चाहता है कि उसकी ताकत दुनिया को पता लगे, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो ताकत को दिखाने के लिए ही इस शब्द का यूज हुआ हेजेमनी का। द वर्ड हेजेमनी मीन्स द लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मिलिट्री। चाहे मिलिट्री से अपनी ताकत दिखाए, चाहे अपनी इकोनॉमिक अपने पैसे से रिलेटेड कि उसकी जो अर्थव्यवस्था वो कितनी ताकतवर है, वो क्या कर सकती है उसकी अर्थव्यवस्था। पॉलिटिकल पावर जो उसकी पॉलिटिक्स है, जिसमें उसके लीडर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड कल्चरल सुपीरियरिटी, उसकी कल्चर कितनी ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों में और लोग उसको कितना मानते हैं उस कल्चर को, और उसके तरफ लोग कितने खींचे जा रहे हैं उस कल्चर की तरफ। मतलब वो देश अपनी वर्चस्वता दिखाना चाहता है। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट गेनिंग पावर को गेन करना। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंट्रीज एंड ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज आर एंगेज्ड इन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेन एंड रिटेन पावर। बहुत सारे देश हैं वो अपनी पावर रिटेन करना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, और पॉलिटिक्स की मदद से वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं वर्चस्व है दुनिया में। इस वजह से इट इज़ important to understand that distribution of power among the countries of the world in order to understand world politics। और ये देखना चाहिए कि वर्ल्ड में किस तरीके से उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट है और किस तरीके से वो देश चल रहे हैं। जैसे ही हम बात करें कि 1945 से 1991 तक जो कोल्ड वॉर चला था, तो दो पावर थी दुनिया में, दो कैंप्स थे, सोवियत यूनियन और यूएस। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएस के पास सारी पावर आई। तो इसका मतलब हेजेमन कौन है? यूएस। अपनी हर जगह ताकत यूएस दिखाता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा देयर वाज टू सुपर पावर्स यूएसएसआर बट आफ्टर तो वही बात मैंने बोली कि एक इंटरनेशनल पावर रहेगी दुनिया में। अब उसको ही चाहे हम सोल सुपर पावर बोल दें, चाहे हम हाइपर पावर बोल दें, या यूनिपोलर वर्ल्ड। आज हम ऐसी जगह बैठे हैं जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और यूएस के हिसाब से सारे देश चल रहे हैं, यूएस ही उन्हें चला रहा है। हेजेमनी एज ए हार्ड पावर। अब हार्ड पावर में वो अपनी वर्चस्वता कैसे दिखाते हैं? द रूट ऑफ द वर्ड हेजेमनी लाइज इन द क्लासिकल ग्रीक। ये ग्रीक शब्द से लिया हुआ शब्द है, उसके अंदर इसकी पूरी व्याख्या है। जैसे द वर्ड इम्प्लाइज द लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट एंड वॉज ओरिजिनली यूज टू डिनोट। इस वर्ड का मतलब है लीडरशिप या प्रीडोमिनेंस। आप सबके ऊपर राज करते हैं, आप ही सारों के ऊपर बैठे हैं और सारी दुनिया को आप चला रहे हैं, और आपके बिना इस दुनिया में पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप ही सबके लीडर हैं। एंड वॉज ओरिजिनली यूज टू डिनोट द प्रीपोंडरेंट पोजीशन ऑफ एथेंस। ग्रीस के अंदर क्या था? जो एथेंस के लोग थे, एथेंस था जो उसको सबसे ऊपर माना जाता था। उसका एक छत्र राज्य या उस एथेंस के राज्य को ग्रीक के जो स्टेट्स थे, सिटीज़ थे, वो सबसे ऊपर मानते थे। तो वही बात होगी, एथेंस क्या था? प्रीडोमिनेंस पोजीशन में था। इस वजह से हेजेमनी बना। इस वजह से ये शब्द बना जो कि ग्रीक टाइम से बना रहा है, यूनान के समय से। हेजेमनी रिलेट्स टू द रिलेशन पैटर्न एंड बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स के बीच में किस तरह से मिलिट्री कैपेबिलिटी और किस तरीके से स्टेट्स चल रहे हैं। ठीक है। अब जो यूएस है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सारा क्या है? मिलिट्री कैपेबिलिटी है। मिलिट्री डोमिनेंस है जो दूसरे देशों के ऊपर, वही अमेरिका को चला रहे आज। इस वजह से दूसरे देश इसके पीछे पीछे चल रहे हैं और ये ऊपर चल रहा है। इस वजह से ही ये सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी पर। द मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ स्टेट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हायर मिलिट्री स्पेंडिंग बट ए क्वालिटेटिव गैप टेक्नोलॉजिकल चास्म दैट नो अदर पावर एट प्रेजेंट कन्विंसिबली स्पैन।
आज इसके सामने कोई भी पावर सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास कि उसके सामने दूसरे देश छोटे ही लगते हैं। उसके सामने वो बिल्कुल फिसड्डी हो जाते हैं दूसरे देश, जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ अमेरिका कर रहा है। बट स्टिल द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक रिवील्स, अब यूएस ने इन्वेजन किया था इराक का, वो ये बात बताता है कि चाहे अमेरिका ने उसको ख़त्म कर दिया हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया हो, लेकिन फिर भी वो आज भी यूएस वहाँ पे अपना राज्य नहीं स्थापित कर पाया। और वैसे भी एक बात पुराने समय से पता लगती है कि जितने भी इम्पीरियल पावर्स थे, मतलब पुराने समय के जो राजा थे, जो महाराजा थे, उन्होंने क्या किया था, एक ही तरीके से अपनी मिलिट्री को, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को काम करने के लिए बोला था। वो था कनकर, किसी को अपने वश में करो या उनके मत ऐसे मोड़ दो कि वो आपकी साइड हो जाए, उनको डरा दो, उनको पनिश करो, उनको पनिशमेंट दो और उनको पुलिस से डराओ, अपनी मिलिट्री से डराओ। डराने का, धमकाने का ये तरीका चल रहा था। इसी तरीके से अमेरिका कर रहा था, इराक को डराया, धमकाया, इराक को तहस नहस कर दिया, लेकिन वो अपना वहाँ पे राज्य स्थापित नहीं कर पाया, अपनी गवर्नमेंट नहीं चला पाया, लोगों को अपने वश में नहीं कर पाया, क्योंकि लोग हमेशा अमेरिका के खिलाफ थे। दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर, जो हमारा है। अब अगर हम स्ट्रक्चरल पावर की बात करें, द आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ हेजेमनी इज दैट ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स हेजेमन और डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। आज हेजेमन को, जो भी बड़ी कंट्री है, उसको अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना क्रिएशन दिखाने के लिए, अपनी मतलब एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए उसको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे लोगों को ये पता लगे कि ये देश एग्जिस्ट कर रहा है, इस देश का आज भी बोलबाला है। और उसको पता करने के लिए In this sense, hegemony is reflected in the role playing by US in improving global public goods. ग्लोबल पब्लिक गुड्स जो सब लोगों के लिए गुड्स बनी हैं, उन पर अमेरिका कुछ तरीके से या लोगों को ऐसी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है ग्लोबल पब्लिक गुड्स की, जिससे लोग मानते हैं कि अमेरिका सच में ही हेजेमन है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स आर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो होते हैं जहाँ से जहाज या तो ट्रेड या अपना सामान ले जाने के लिए, सामान ट्रेड करने के लिए, या उनके बंदरगाह जो पोर्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, या उस रूट को यूज़ करते हैं अपना गुड्स का आदान प्रदान करने के लिए। इंटरनेट की बात हुई, रोड्स की बात हुई, और चाहे हम एयर की बात कर लें, ये क्या पब्लिक गुड्स हैं सारे, इनको अमेरिका कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स में जो इंटरनेट आ रहा है, ये अमेरिका की ही देन है, क्योंकि अमेरिका ने अपने मिलिट्री रिसर्च के लिए 1950s के अंदर इसकी खोजबीन चालू की थी, इसकी खोज की और इंटरनेट को एक बहुत बड़ा जरिया बनाया अपनी खोज का। द इकोनॉमिक प्रीपोंडरेंस ऑफ यूएस इनसेपरेबल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पावर विच इज़ ए पावर टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी इन पर्टिकुलर वे। ये हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से शेप अप कर रहा है, क्योंकि इसके पास पैसा इतना है और ये इकोनॉमी अपने तरीके से दूसरे देशों की इकोनॉमीज़ को भी पूरा अपने साथ जोड़ रहा है, उनकी मदद कर रहा है। अनदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल पावर ऑफ यूएस इज़ द एकेडमिक डिग्री कॉल्ड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो MBA है, जिसकी टीचिंग स्किल्स है पूरी अमेरिकन है, और ये MBA डिग्री अमेरिका ने पहली बार चालू की थी, क्योंकि इन्होंने पहली बार 1990s में 1900 में पहली बार MBA कोर्स दुनिया में चला था, और फर्स्ट MBA आउटसाइड अमेरिका 1950 में। एंड द फर्स्ट बिजनेस स्कूल जो था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, इस्टेब्लिश्ड इन 1881। पहली बार बिजनेस स्कूल 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिस स्कूल का क्या नाम था, वार्टन स्कूल।
ठीक है, वार्टन स्कूल था जो पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था अमेरिकन डिग्री के लिए। और अगर हम स्ट्रक्चरल पावर की बात करें, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। आज यूएस का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर है वो 28% है। वर्ल्ड इकोनॉमी का पूरा शेयर 28% करता है और 15% वर्ल्ड ट्रेड के अंदर यूएस का शेयर है। अगर हम ईयू को मिला दें, अगर हम ईयू के शेयर को भी वर्ल्ड ट्रेड डाटा में मिला दें तो यूएस का 15% वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर है। और एक बात लास्ट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डॉलर को मुख्य रखा गया। अगर आप सोने को, अगर अपनी करेंसी को छापना चाहते हैं या सोने के लिए करेंसी, अगर आपके पास सोना है तो आप करेंसी छाप सकते हैं। तो इन्होंने एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम चालू किया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जिसका केंद्र बिंदु था डॉलर, कि अगर आपके पास इतने डॉलर हैं तो आप इतनी करेंसी छाप सकते हैं, और उसमें डॉलर का भाव निर्धारित हुआ था। अब है हेजेमनी एज ए सॉफ्ट पावर। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेजेमनी। इट इम्प्लाइज क्लास असेंडेंसी इन सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल स्फीयर। क्लास असेंडेंसी की आपकी हायर क्लास हैं, आप हाई क्लास हैं, आप मिडिल क्लास हैं, लो क्लास हैं, और सोशल में भी लोगों की सोसाइटी में भी उठना बैठना कैसा है लोगों का। और आजकल सारे लोग इसकी सॉफ्ट पावर को मानते हैं क्योंकि सारे अमेरिकन कल्चर के पीछे दौड़ रहे हैं, और हर जगह हर आइडियाज़ आजकल लोगों के पूरे अमेरिकन आइडियाज़ की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं। It's just that a dominant power not only possesses military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser powers। जो लोग इसके जो आइडियाज़ हैं ना वो लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे आइडियोलॉजीज़ हैं जो लोगों को प्रभावित करती है। जैसे हम नीली जीन्स की बात करें, मैकडोनल्ड की बात करें, KFC की बात करें, आज हर लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि ये जंक फूड इतना लोकप्रिय है और ये प्योरली अमेरिकन है। तो अमेरिकन कल्चर के पीछे लोग आंख मूंद कर दौड़ रहे हैं। द यूएस predominance in the world is based not only on its military power and economic but on its cultural presence। उसकी कल्चर आज हर जगह प्रेजेंट है। लोग कहते हैं कि अमेरिकन कल्चर इज़ द बेस्ट क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स, उनकी ओपन नेचर ऑफ सोसाइटी, और लोग हर जगह उसको ही मान रहे हैं एज ए सुपर पावर। और छोटा से छोटा देश अमेरिकन होता जा रहा है, अमेरिका के रंग में रंगता जा रहा है, उसकी कल्चर के रंग में, और अपनी संस्कृति को, इवन इन इंडिया हम अपनी संस्कृति को भूलकर अमेरिकन संस्कृति के पीछे आंख मूंद कर दौड़ रहे हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस स्कोर्ड नोटेबल विक्ट्रीज इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर रेदर देन हार्ड पावर। और लोगों, वो तो बात हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल पावर, MBA, आज हर देश का एक शान है MBA। जो हम स्ट्रक्चरल पावर की बात करें, सॉफ्ट पावर की बात करें, उनके आइडियाज़, कितने ओपन नेचर वो लोग हैं, कितने ओपन रिलेशनशिप हैं उनके, किस तरीके से वो उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, वो हर तरीके को लोग नोटिस करते हैं। इवन जब हमने वॉर्स देखे, लोगों ने अमेरिकन वॉर्स को बड़े चाव से देखा है। थैंक यू सो मच। दैट्स द एंड ऑफ आवर पार्ट 3।